जय हिंद, नमस्कार, सलाम। थोड़े से अंतराल के बाद वीडियो लेकर आया हूँ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कुछ सवाल हैं आप लोगों के जो पूछे गए हैं पिछले 4-5 दिनों में, और अच्छे सवाल हैं, कुछ तार्किक सवाल हैं, उनकी बात करेंगे। और साथ ही साथ एनटीए की तरफ से पीएचडी के जो फॉर्म निकाले गए हैं 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय के, उसकी भी बात करेंगे। और इन विश्वविद्यालयों में निकाले गए फॉर्म्स को लेकर आपके बहुत से सवाल हैं, उनमें से लगभग 25 से 30 सवालों को उठा रहा हूँ, जो बड़े कॉमन सवाल हैं और गंभीर सवाल हैं, उनका जवाब देने का प्रयास करूँगा। साथ साथ इसी वीडियो में आपको सीसीएस यूनिवर्सिटी को लेकर, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ को लेकर, अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली को लेकर, इसके तमाम साथ साथ 10 विश्वविद्यालयों को लेकर मैं जानकारी देने वाला हूं। जो आपके सवाल ही है जो इनको लेकर पूछे गए हैं, तो वीडियो को जितना देखना है उतना देखिएगा। आपके सवाल का जवाब मिल जाए तो उसके बाद वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपके पास अगर कोई और भी सवाल है इसी प्रकार का तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। एंट्रेंस को लेकर हो, इंटरव्यू को लेकर हो, सिनॉप्सिस को लेकर हो, यानी कि प्रपोजल को लेकर हो, कोर्स वर्क को लेकर हो, रिसर्च फेलोशिप को लेकर हो, या फिर किसी ऑर्डिनेंस को लेकर हो, तो कमेंट बॉक्स में उसको डाल दीजिएगा। और अगर कोई सूचना है आपके पास जो आपको शेयर करनी हो, बतानी हो, आपको समस्या हो उसको समझने में, सूचना के साथ साथ उसका लिंक यदि भेजेंगे तो मेरे को समझाने में आपको और बेहतर सुविधा प्राप्त होगी। तो शुरुआत करते हैं आपके सवालों से। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और क्या बोलते हैं, ये करने की जरूरत नहीं है, केवल वीडियो को सुनिएगा अपनी समझ और समय के अनुसार। सबसे पहला सवाल है कि हिंदी डिपार्टमेंट दिल्ली विश्वविद्यालय में डीयू में पीएचडी की कितनी सीटें आई हैं। देखिए, इसके सवाल का जवाब ये है कि जब डीयू में पीएचडी के फॉर्म आए थे, जो अभी 8 तारीख को खत्म हुए हैं, उसके अंदर जो सीटें आई हैं वही टोटल सीटें हैं। और किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं ये मैं डिटेल में उसमें बता चुका हूं। रही बात हिंदी की, क्योंकि मेरा संबंधित विषय ही रहा है, तो लगभग 200 से 240 के बीच में सीटें इसमें आई हैं। कैटेगरी वाइज इनको बांटा गया है। इनका एक और सवाल है कि ये जो फॉर्म आया है डीयू एनटी की तरफ से, ये वाला क्या नेट बच्चों के लिए है या फिर विदाउट नेट बच्चों के लिए। ये फॉर्म केवल उन बच्चों के लिए है जिनका नेट, जेआरएफ, गेट, सेट क्वालिफाई नहीं है। उन बच्चों को ये डीयू एनटीए वाला जो फॉर्म आया है इसको फिलअप करना है, इसका ख्याल रखिएगा, ठीक है। इंटरव्यू डेट कब आएगी? देखिए, एक और सवाल आया है कि ड्यू के इंटरव्यू की डेट क्या आएगी। ड्यू के इंटरव्यू की डेट लगभग सितंबर के लास्ट में है, क्योंकि अभी ड्यू का तो फॉर्म भरे गए हैं, वेरिफिकेशन हो रहा है, और अभी ये एनटीए ने फॉर्म निकाला है पीएचडी का, जो भरे जाएंगे सितंबर के महीने में। तो लगभग सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर के सेकेंड वीक से ड्यू में इंटरव्यू का प्रक्रिया चालू होगी, इसका ख्याल रखिएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय के पहले जो फॉर्म आए थे हमने उसको भर दिया है, ठीक है। लेकिन अब ये दोबारा फॉर्म आए हैं एनटी के थ्रू, क्या इसको भरना जरूरी है या नहीं, एक सवाल ये भी आया है। जी हाँ, अगर आपने पहले फॉर्म भरा है ड्यू के अंदर और अगर आपका नेट जेआरएफ है तो इस वाले नए फॉर्म को भरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपने पहले फॉर्म भरा है और आपको फिर लगता है कि मैं इस नए वाले फॉर्म को भी भर दूं, तो कोई फायदा आपको नहीं होने वाला है, क्योंकि सीट एक ही है, संस्थान भी एक है, बस एग्जाम लेने वाली एजेंसियां अलग अलग हैं। लेकिन एक बात को अपने दिमाग में ध्यान से दर्ज कर लीजिएगा कि जो एनटीए पीएचडी का फॉर्म आया है ये नॉन नेट बच्चों के लिए महत्वपूर्ण विषय के रूप में निकाला गया, क्योंकि जेएनयू में और ड्यू में नॉन नेट बच्चों के लिए फॉर्म नहीं आए थे। सीटें कुछ डिपार्टमेंट में आई तो समस्या थी कि फॉर्म कब आएगा। ये जो फॉर्म आया है खासकर नॉन नेट बच्चों के लिए विशेष रूप से है। तो अगर कोई बच्चा नेट जेआरएफ क्वालिफाई है, पहले फॉर्म भर चुका है जेएनयू का, ड्यू का, तो वो इस फॉर्म को ना भरे तो बेहतर होगा। नहीं तो कई में होती है चुल का कीड़ा होता है ना, कईयों में उछलता है, भुदकता है। मेरी भाषा की व्याकरण को लेकर कमेंटबाजी मत कीजिएगा, ख्याल रखिएगा, नहीं तो कमेंट हो जाएगा इग्नोर, गुस्सा नहीं आता है। एक और सवाल आया है कि सर जेआरएफ का इंटरव्यू कब से स्टार्ट होगा और एडमिट कार्ड कब से आएगा। फिर वही कि जेआरएफ का इंटरव्यू हो या नेट इंटरव्यू हो या जिन बच्चों ने एंट्रेंस क्वालिफाई किया है, इन सभी का इंटरव्यू एक साथ ही होगा। डीयू हो, जेएनयू हो, बीएचयू हो या फिर एक यूनिवर्सिटी और थी ना बीबीएयू, इन सब का इंटरव्यू का शेड्यूल यूनिवर्सिटी अपने अनुसार से तय करती है। सितंबर के लास्ट या अक्टूबर के स्टार्टिंग में इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इंटरव्यू की जानकारी आपको विश्वविद्यालय की पर्टिकुलर वेबसाइट से ही मिलेगी। एनटीए से कोई भी संबंध नहीं होगा इंटरव्यू का। एनटीए का संबंध केवल फॉर्म भरने से लेकर एंट्रेंस एग्जामिनेशन तक है। एंट्रेंस के बाद का रिजल्ट, उसके बाद का इंटरव्यू, एडमिशन का प्रोसेस, सिनॉप्सिस, ये सारा आपको अपनी पर्टिकुलर वेबसाइट से, वेबसाइट से ये जानकारी मिलेगी, ठीक है। एक सवाल और आया है कि ये फॉर्म क्या नॉन नेट के लिए? जी हाँ, ये फॉर्म केवल नॉन नेट के स्टूडेंट्स के लिए ही बनाया गया है या अप्लाई करना है, क्योंकि अप्लाई करते वक्त हो सकता है आपको जेआरएफ या गेट का ऑप्शन ना मिले, तो समस्या आपको आ जाएगी कि सर हमारा तो जेआरएफ क्वालिफाई है। अगर आपका जेआरएफ क्वालिफाई है तो आपको 8 अगस्त तक ड्यू का फॉर्म भर देना था, और अगर आपका नेट या जेआरएफ क्वालिफाई है तो अभी जेएनयू के फॉर्म की डेट को क्योंकि एक्सटेंड कर दिया गया है, 21 अगस्त उसकी लास्ट डेट रखी रही है। रात्रि 9 बजे तक फॉर्म भर सकते हैं और 11:50 तक अपनी फीस को सबमिट कर सकते हैं। जेएनयू का पीएचडी का फॉर्म का भी डेट अभी एक्सटेंड हुई है, तो फॉर्म्स का ध्यान से भर दीजिएगा, ठीक है।
कहाँ गया, हाँ ये रहा सवाल कि सर एक कन्फ्यूज़न है, मैंने ड्यू पीएचडी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल नहीं किया था तो क्या एंटी का? जी हाँ, अगर किसी बच्चे ने ड्यू का फॉर्म फिल नहीं किया था और अगर वो नेट जेआरएफ नहीं है, केवल नेट क्वालिफाई भी नहीं है या नेट या सेट है या कुछ भी नहीं, तो वो इस फॉर्म को भर सकता है। लेकिन मान लीजिए आप जेआरएफ क्वालिफाई हैं और आप ड्यू का फॉर्म नहीं भर पाए, आप नेट क्वालिफाई हैं, ड्यू का फॉर्म नहीं भर पाए, आप एनएफएससी, एनएफएसटी, एनएफओबीसी, एनएफ आरजेएनएफ, एमएनएफ, आईसी पर ये सब क्वालिफाई हैं, लेकिन आप गलती से ड्यू का फॉर्म मान लीजिए नहीं भरा, मालूम नहीं चला, तो आप इस एनटीए पीएचडी वाले फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन आप अपना नेट, जेआरएफ, गैट, सेट, आईसी पर ये इसको शो ऑफ नहीं कर सकते हैं, इसका ख्याल रखिएगा। एडिशनल में अगर कहीं ऑप्शन आता है तो भर दीजिएगा, आपको फायदा हो जाएगा, लेकिन ये बेसिस नहीं होगा क्योंकि इसका बेसिस केवल एंट्रेंस है। जेआरएफ बेस्ड बीएचयू का फॉर्म कब आएगा? जी हाँ, जेआरएफ बेस बीएचयू का फॉर्म अभी नहीं आया है और ये जो फॉर्म आया है एनटीए पीएचडी बीएचयू वाला जिसमें इंक्लूड है, ये नेट जेआरएफ के बच्चे ना भरे तो बेहतर, क्योंकि जेएनयू बीएचयू में नेट और जेआरएफ की सीटें भी अलग होती हैं, उनका एंट्रेंस यानी कि टेस्ट बी और टेस्ट सी का प्रोसेस भी अलग अलग होता है, इसका आपको अच्छे से जानकारी होगी। टेस्ट बी और टेस्ट सी क्या नहीं होता है, नहीं समझ में आता है, वीडियो मिल जाएगा मेरे चैनल पर, आपको देख लीजिए, समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बीएचयू के बच्चे इस फॉर्म, बीएचयू में जिसको अप्लाई करना है नेट जेआरएफ है, वो इस फॉर्म को ना भरेंगे तो बेहतर है, क्योंकि इसका फॉर्म अलग से आएगा बीएचयू का, ठीक है। एक सवाल आया है कि सर आप लोगों को सर मैं कहाँ से लगता हूँ? ये खोपड़ी बड़ी है, सर मत बोलिए, मेरा नाम लीजिए, मुझे भाई बोलिए, दोस्त बोलिए, मित्र बोलिए, आचार्य बोल लीजिए, बड़ा ही बुजुर्ग वाला शब्द, लेकिन सर मत बोला करिए, बड़ा अजीब लगता है। माइनॉरिटी में तो हम भी आते हैं, मुस्लिम मलिक, क्या हमें भी एंट्रेंस देना है बट लास्ट ईयर? तो देखिए ये सवाल, नाम नहीं बताऊँ किस बच्चे का, सवाल थोड़ा तार्किक ही कहूँगा इसको, क्योंकि ये समस्या है 3 यूनिवर्सिटियों के साथ में, 5 एक है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, ठीक है, एक है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एक है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, एक है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी और एक है बीएचयू। ये 5 यूनिवर्सिटी की समस्या ये है कि ये कास्ट यानी कि जाति को लेकर थोड़ा कैटेगराइज करती है चीज़ों को लेकर, ठीक है। हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी में कोई कास्ट को ओबीसी कैटेगरी में रखा गया हो और किसी अलग यूनिवर्सिटी में किसी अलग कैटेगरी को ओबीसी से हटाकर जनरल में डाल दिया गया हो, ठीक है। तो ये कैटेगरी वाला क्या है मामला है, इसको लेकर आपको यूनिवर्सिटी का ब्रोचर देखना होगा ध्यान से, ऑर्डिनेंस को समझना होगा, और खासकर उस स्टेट का अगर स्टैटिक्स है आपके पास जनसंख्या का तो आपको उसमें ये मिल जाएगा ये जवाब, क्योंकि ये कैटेगरी वाला कास्ट को लेकर ये वेबसाइट पर मौजूद नहीं है यूजीसी की, इसलिए मैं क्लियर नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि कुछ बच्चों का सवाल आया था लगभग 1.5 साल पहले कि उन बच्चों का एससी कैटेगरी था, लेकिन जामिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उन बच्चों को जनरल में काउंट कर दिया गया। और यही सवाल एक बार इग्नू में भी आया था 19 के लास्ट में, शायद जब मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था, मेरे कुछ मित्रों का है था कि उन बच्चों ने अप्लाई किया था एससी कैटेगरी से लेकर उनको जनरल में शिफ्ट कर दिया गया था, और हवाला आया अब एएमयू और इग्नू की तरफ से कि हमारे यहाँ केवल माइनॉरिटीज़ को ही ये कैटेगरी का लाभ मिलता है, अदर्स को नहीं मिलता। लेकिन ये नियम अभी भी है या नहीं इसको लेकर मैं कंफर्म नहीं हूँ। यूजीसी का ऑर्डिनेंस और यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस को ध्यान से पढ़िए समझिए, हो सकता है आपको जवाब मिल जाए। अवध यूनिवर्सिटी, राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का पीएचडी के इंटरव्यू का रिजल्ट कब तक आएगा का सवाल पूछा गया। देखिए रिजल्ट कब तक आएगा ये कुछ जानकारी अभी नहीं है वेबसाइट पर 1% भी, जब भी आएगा वेबसाइट पर आएगा, मुझे जानकारी मिलेगी, वीडियो में मैं उसकी सूचना दे दूंगा, लेकिन तब तक आप बेटा इंतजार कीजिए। सरबसी का टॉपिक कैसे सिलेक्ट करें, बहुत ईजी है। आप पीएचडी आफ्टर एमए या आफ्टर एमफिल किस विषय पर करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं और उसका पर्पस उद्देश्य क्या है आपके पास, इसको दिमाग में पहले तो बैठाइए बेटा, ठीक है। बॉयज़ है ये, गर्ल्स से सोच लीजिए, इस समस्या को पहले दिमाग में बैठाइए कि हमको, जैसे कि कहते हैं ना, हमको चाय पीनी क्यों है, कहीं को चाय पीनी है कहीं को नहीं पीनी होती है, तो चाय पीने के भी रीज़न होते हैं, ना पीने के भी रीज़न होते हैं। तो उसी प्रकार मान लीजिए आप किसी सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के विषय की किसी समस्या को लेकर अपने काम को करना चाहते हैं, तो समस्या वो नहीं है काम करना है, काम करना क्यों है, उस काम के करने के दौरान या करने के बाद किसको मिलेगी संतुष्टि, स्वयं को मिलेगी, डिपार्टमेंट्स को मिलेगी, विश्वविद्यालयों को मिलेगी, या इंडिया में रहते हुए दुनिया के किसी अन्य देश में आप जाते हैं, इंडिया में कहीं, किसको क्या लाभ हो सकता है उस आपके विषय पर काम करने के बाद में।
तो ऐसा विषय सुनिए। आपका विषय तुलनात्मक साहित्य को लेकर हो सकता है, तुलनात्मक राजनीति को लेकर हो सकता है, किसी एक विशेष समस्या को लेकर हो सकता है, किसी एक व्यक्ति को लेकर हो सकता है, किसी एक रचना को लेकर हो सकता है, किसी एक एक्सीडेंटल घटना को लेकर हो सकता है, किसी प्राकृतिक आपदा को ले सकता हो सकता है, किसी राजनीतिक पार्टी के इतिहास को लेकर हो सकता है, किसी राजनीतिक पार्टी के किसी एक समय या सरकार के पीरियड को लेकर हो सकता है, दो महान विश्वविद्यालयों को लेकर भी कर सकते हैं, अलग अलग देशों की राजनीति को लेकर कर सकते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स में कोई नई थ्योरम आई है उसको लेकर कर सकते हैं, व्याकरण की किसी समस्या को लेकर या व्याकरण के किसी नए इन्वेंशन को लेकर कर सकते हैं, लैंग्वेज प्लस कंप्यूटर को लेकर काम कर सकते हैं, लैंग्वेज प्लस कंप्यूटर के साथ साथ जो रोबोटिक आ गई उसको लेकर काम, क्योंकि इस समय न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कंपैरेटिव टॉपिक्स को लेकर ज़्यादा डिमांड में है, ज़्यादा प्रचलन में। तो ऐसे विषय पर काम करिए, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। सिनॉप्सिस बनाते कैसे हैं, डिज़ाइन कैसे करते हैं, क्योंकि इसका भी एक सवाल है, सिनॉप्सिस बनाते कैसे हैं, सिनॉप्सिस कैसे बनाते हैं, प्लस पीपीटी कैसे बनाते हैं, एसओपी क्या होता है, इन सब को लेकर वीडियो मौजूद है मेरे चैनल पर। आपने अगर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। लिंक मैं आपको नहीं दे पाऊंगा क्योंकि समय मेरे पास नहीं है, और थोड़ा सा R&D आप भी करिए, क्योंकि परोसा हुआ जब खाली थाली में मिलता है किसी को तो कमियां बहुत निकाली जाती हैं, और जब खुद कोशिश करके किसी चीज़ को प्राप्त करते हैं तो कमियां इग्नोर कर दी जाती हैं। मैं ये नहीं कहता मेरा वीडियो बेहतरीन होगा, 1-2% आपको जानकारी मिल जाएगी। उसी 1-2% के उद्देश्य से अगर वीडियो देखना हो तो चैनल पर विजिट कर लीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू का रिजल्ट कब तक आएगा? जब भी आएगा आपको बता देंगे। ये सवाल दोबारा से आ गया, गलती से दोबारा हो गया। सर हाउ टू नो नंबर ऑफ सीट्स इन आर सब्जेक्ट। अब इन्होंने लिखा है कि हमारे सब्जेक्ट में सीट कितनी बता दीजिए। इस सवाल में 3 कमियां हैं। पहली चीज़, यूनिवर्सिटी का नाम नहीं बताया गया है, ठीक है। दूसरी चीज़, सब्जेक्ट का नाम नहीं बताया गया है। और तीसरी चीज़, बच्चे ने अपनी कैटेगरी नहीं बताई है। मान लो मैं इनको बोल दूँ डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी में 15 सीटें हैं, तो ये कहेंगे रिप्लाई में सर हमारा तो हिस्ट्री डिपार्टमेंट था और मैं जनरल कैटेगरी से हूँ। तो सवाल बेटा पूरा करिए कि आप किस कैटेगरी की सीटें पूछना चाहते हैं, किस डिपार्टमेंट की और किस यूनिवर्सिटी की, ताकि मैं आपको जवाब अच्छे से दे सकूँ। फॉर्म फीस कितनी है जी, ये भी सवाल अधूरा है। किस सब्जेक्ट की फ़ीस कितनी है ये मुझे समझ में नहीं आया है बेटा, आपका क्या सवाल है। मोनिका इनका नाम है, और यूनिवर्सिटी की फ़ीस अगर आप पूछ रही हैं तो प्रोस्पेक्टर वेबसाइट पे दिया गया है, आप देख लीजिएगा। जम्मू कश्मीर के पीएचडी पर एक वीडियो बना दी है, जल्दी आपको 102 में वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। इनका नाम बड़ा अच्छा है और मेरे फेवरेट हैं, क्योंकि ये सर खान सर तो आपके फेवरेट होंगे। खान सर GS क्लासेस करके इनका यूट्यूब चैनल है, आप इनको विजिट कर सकते हैं। और बड़े अच्छे ये श्रोता है मेरे, और हर अच्छे सवाल को लेकर ये अच्छी बहस भी करते हैं, इनका धन्यवाद। सर हिंदी सब्जेक्ट से JRF क्वालिफाई हूँ, मुझे BBAU में फॉर्म अप्लाई करना है, कैसे होगा? कोई समस्या नहीं है। जो NTA का फॉर्म, पहले तो JRF के लिए आपको शुभकामनाएं, जो हो चुका है बताइए उसके लिए। जो NTA PhD का फॉर्म आया, इसमें BBA भी, इसकी वेबसाइट NTA की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ फॉर्म फिल करिए। फॉर्म फिल कैसे करना है इसको लेकर प्रोस्पेक्टर में सारी जानकारी डिटेल में है। फॉर्म फिल करते वक्त कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर मुझे ईमेल पर उस समस्या का स्क्रीनशॉट या फोटो लेकर भेजिए, ताकि मैं आपको समस्या का समाधान दे सकूं। 2 से 3 दिन का वेट करिए। फॉर्म भरना कैसे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा डिटेल में समझा दूंगा। थोड़ी सी समय का अभाव है और फ़ोन और कंप्यूटर की समस्या है, तो इसलिए वीडियो में देरी हो रही है, लेकिन बहुत जल्दी आपको बता देंगे। और PhD का फॉर्म बहुत ईजी है, BBAO का भी या DU का भी कोई समस्या नहीं है। हाँ, BHU का थोड़ी समस्या हो सकती है, बड़े अगड़म झगड़म है उसको फॉर्म को भरने में। हिंदी सब्जेक्ट से इनका सवाल हो गया है। राम मनोहर लोहिया का इंटरव्यू कैसे आता है? इंटरव्यू का रिजल्ट बेटा वेबसाइट पर आएगा, ऑफलाइन मोड में नहीं आता है, ऑनलाइन में नहीं आएगा। यूनिवर्सिटी में जाकर भी देख सकते हैं, डिपार्टमेंट में जाकर देख सकते हैं जब रिजल्ट आएगा, लेकिन अभी रिजल्ट नहीं आया इस यूनिवर्सिटी का, तो मुझे माफ़ करिएगा। सर BHU में हिंदी के लिए फिल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अभी समस्या ये है कि BHU ने अपने सीटों की घोषणा नहीं की है। JNU की सीटें मालूम है आपको भी, और JNU के साथ साथ DU की मालूम है सीटें, BBU की मालूम है, लेकिन BBU की समस्या ये है कि BBU ने जो फॉर्म निकाला था 21 और 22 का निकाला था, और ये जो NTA का फॉर्म आया है ये 23 और 24 का है। तो 23 और 24 की सीटें घोषित स्थायी रूप से नहीं करी है BBU ने और BHU ने। तो मैं सीटों को लेकर मैं अभी कन्फ्यूज़न हूँ, इसलिए मैं आपको सलाह नहीं दूंगा कि हिंदी के लिए फॉर्म भरिए, लेकिन वेबसाइट के अकॉर्डिंग और जो NTA का प्रॉस्पेक्टर उसमें हिंदी सब्जेक्ट शो कर रहा है चारों यूनिवर्सिटीज़ में। तो इसका मतलब यही है कि नॉन नेट बच्चों के लिए हिंदी में सीटें आई हैं। इन चारों यूनिवर्सिटी में एग्जैक्ट सीटें कितनी हैं ये मैं क्लियर नहीं हूँ। BHU और BBU को लेकर JNU और DU की सीटें आपको मालूम है, ठीक है। एक सवाल और है, JNU में हिंदी में JRF कैटेगरी में कोई सीट नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, JRF कैटेगरी में कोई सीट नहीं है। सवाल खो गया भैया, मिल जा सवाल। हाँ, कोई सीट नहीं है, केवल एक सीट है हिंदी ट्रांसलेशन की। तो क्या एंट्रेंस के थ्रू कुछ सीट हिंदी में है JNU में? जी नहीं, बिल्कुल सीट नहीं है, क्योंकि JNU ने नॉन नेट
और नेट बेस पर, नॉन नेट और नेट जेआरएफ के बेस पर सीटें कितनी कितनी सब्जेक्ट में है डिटेल में बता दिया है। तो जिन बच्चों का नेट जेआरएफ नहीं है उनके लिए डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी जेएनयू में कोई सीट नहीं है, इसका ख्याल रखिएगा। ठीक है, कोई सीट नहीं है, इसका ख्याल रखिएगा विशेष रूप से। अगर आपको लगे कि ट्रांसलेशन में अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ट्रांसलेशन में अप्लाई हिंदी वाले बच्चे भी, भाषा विज्ञान वाले बच्चे भी, कंप्यूटेशनल वाले बच्चे भी और कॉम्पिटिटिव वाले, लेकिन ट्रांसलेशन का कोई पेपर भैया अलग आता है। अगर आपको लगे कि हिंदी साहित्य के सवाल जवाब होंगे ट्रांसलेशन में, ऐसा कुछ नहीं है। और ट्रांसलेशन का पेपर इंग्लिश मीडियम में आएगा, सिनॉप्सिस इंग्लिश मीडियम में होगा, इंटरव्यू इंग्लिश मीडियम में होगा, क्लासेस कोर्स वर्क इंग्लिश मीडियम में होगी, रिसर्च प्रपोजल जो आफ्टर डीआरसी होगा वो इंग्लिश में होगा, और आपको रिसर्च भी इंग्लिश में ही सबमिट करनी पड़ेगी, इसका ख्याल रखिएगा। जेएनयू में खासकर लैंग्वेज डिपार्टमेंट को छोड़कर सभी कोर्सेज की पढ़ाई उसकी अंग्रेजी भाषा में होती है। गुड आफ्टरनून, ये सवाल भी देखिए दोपहर में ही पढ़ रहा हूँ और सवाल में गुड आफ्टरनून लिखा है। फॉर्म भरते समय सिनॉप्सिस और रिसर्च टॉपिक फाइनल होना जरूरी है क्या? हाँ, नाम बड़ा अच्छा है, बाबूराम जी। ऐसा कोई मैंडेटरी नियम नहीं होता है पीएचडी में किसी भी यूनिवर्सिटी में। हाँ, इतना जरूर है कि जब कई बार फॉर्म भरते हैं तो आपसे एक सिनॉप्सिस मांगा जाता है, टॉपिक मांगा जाता है, उसको आप बिफोर डीआरसी, कई की जगह डीआरसी होता है, कई जगह बीआरसी होता है, उससे पहले आप टॉपिक में परिवर्तन कर सकते हैं, टॉपिक में करेक्शन कर सकते हैं, या पूरे टॉपिक को भी चेंज कर सकते हैं एचओडी, डीन या अपने गाइड की सलामती से या मशवरे से। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपने इंटरव्यू के समय अपना एक टॉपिक दिया, सिनॉप्सिस दिया, आपने उस पर इंटरव्यू दिया, आपका सिलेक्शन हो गया, अब आपको उसी टॉपिक पर रिसर्च करना है, ऐसा कोई नियम नहीं है। आप पूरा टॉपिक भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि कोर्स अगर करेंगे ना 6-7 महीने का कोर्स करेंगे, उसमें आपका दिमाग की जो क्षमताएं थोड़ी सी विकसित होंगी, अपने विषय को लेकर, अपनी पेडागोजी को लेकर, अपनी मैथोलॉजी को लेकर, अपने रिसोर्सेज को लेकर, जब आपके पास ये नई चीजें आएंगी तो हो सकता है आप अपने टॉपिक में करेक्शन करें, मॉडिफिकेशन करें, टॉपिक को चेंज करें, बिल्कुल नए सिरे से नए टॉपिक पर काम करने की अपेक्षा हो। ये सब नियम लागू होते हैं, करिए, लेकिन एक ही टॉपिक लास्ट तक रहेगा ऐसा कुछ नहीं है। टॉपिक चेंज कर सकते हैं पूरा भी और करेक्शन भी कर सकते हैं, इसका ख्याल रखिए। लेकिन अगर गाइड हो चुका है नियुक्त तो उसकी सलामती से करिएगा, और अगर गाइड नहीं है तो अपने विभाग के अन्य टीचरों की सहमति से करिए, क्योंकि वो रिसर्च करवाते हैं, उनको अनुभव है। आप हो सकता है पहली बार कर रहे हो। ठीक है, बीएचयू से जेआरएफ कैटेगरी में फिलअप करना है सर, बिल्कुल करना है तो फॉर्म कर दीजिए, लेकिन फॉर्म अभी नहीं आया है, मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, और अगर आप एनटीए पीएचडी वाला फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, तो हो सकता है आपको एक और फॉर्म भरना पड़े बाद में जब फॉर्म आएगा, इसलिए इस फॉर्म को अभी सोच समझ कर, क्योंकि अभी डेट लंबी चौड़ी है, सितंबर का महीना आधा बचा है, 4 या 9 सितंबर लास्ट डेट है, तो हो सकता है 9 सितंबर से पहले बीएचयू में नेट और जेआरएफ बच्चों के लिए फॉर्म आ जाए ना, तो थोड़ा वेट करिए। अगर नहीं आता है, मान लीजिए 9 सितंबर तक 7 सितंबर तक नहीं आता है, तो इस फॉर्म को भर दीजिएगा, मैं यही कहूँगा आपसे, और अगर आ गया तो उसको भर दीजिएगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा, जैसे कि बच्चों ने वेट किया, जेएनयू वालों ने और डीयू वालों ने कि सर जिसका नेट क्वालिफाई नहीं है फॉर्म कैसे भरे, फॉर्म वेट किया ना बच्चों ने, फॉर्म आ गया, तो आप बेटा थोड़ा वेट करिए। जेएनयू के बीएचयू के लिए नेट और जेआरएफ के फॉर्म का अभी नहीं आया है, रुक जाइए। ठीक है, बीएचयू से जेआरएफ, अच्छा डबल सवाल आ गया इनका, कोई बात नहीं, छोड़ देते सवाल। अगला सवाल है, देखिए सवाल भैया आपकी और पेंडिंग है, अभी 5-6 सवाल और है, 5 मिनट और लगेंगे। ठीक है, हेलो सर नमस्कार, ड्यू पीएचडी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में करेक्शन, हाँ किसी को फॉर्म भरते वक्त कोई गलती हो गई, मान लीजिए किसी ने नेट जेआरएफ किसी के बच्चे का था, 8 तारीख डेट थी, फॉर्म में करेक्शन करना है, अभी करेक्शन का ऑप्शन नहीं आया, लेकिन करेक्शन का ऑप्शन 100% आएगा। जेएनयू वाले फॉर्म में भी, ड्यू वाले फॉर्म में भी, बीएचयू वाले में भी, बीबीओ वाले में भी, चाहे आपका नेट क्वालिफाई है नहीं, करेक्शन का ऑप्शन आएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा 1 से 3 दिन के लिए करेक्शन का ऑप्शन आएगा, और करेक्शन केवल एक ही बार कर सकते हैं। फिर सुनिए, करेक्शन की डेट जरूर आएगी, 1 से 3 दिन के लिए आएगी, मिनिमम 1 दिन, मैक्सिमम 3 दिन के लिए आएगी, और करेक्शन केवल एक ही बार कर सकते हैं। इसको समझिए, आप अपने फॉर्म में करेक्शन करना चाहते हैं, वेबसाइट पर गए, अपनी यूनिवर्सिटी की लॉगिन आपने करा, आपका डैशबोर्ड फॉर्म खुला, उसके अंदर आपको लगता है कि आपके नाम की स्पेलिंग की कुछ गलत, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई, आपने नाम की स्पेलिंग ठीक करी, डेट ऑफ बर्थ ठीक करी, उसके बाद आपने फॉर्म को सबमिट कर दिया, लॉग आउट हो गए। उसके बाद आपको ध्यान आया 1 घंटे बाद, 1 मिनट के बाद, 1 दिन के बाद, अरे मैंने तो गलती से गलत सिनॉप्सिस अपलोड कर दिया, मैंने गलती से अपने एड्रेस को गलत कर दिया, तो आप अगर उसको करेक्शन करना चाहेंगे तो आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे।
तब आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एक ही बार लॉगिन करिएगा और जितने भी करेक्शन करने हैं आपको, नाम का करेक्शन करना है, डेट ऑफ बर्थ का, फ़ोन नंबर का, सनॉप्सिस का, एड्रेस का, कोई डॉक्यूमेंट गलती से गलत अपलोड हो गया है, कोई डॉक्यूमेंट लगाना भूल गए हैं, अंडरटेकिंग है, इन सबको एक बार करेक्शन कर लीजिएगा। उसके बाद सबमिट करके लॉगिन लॉगआउट कर दीजिएगा, काम खत्म। और कोई एडिशनल फीस नहीं देनी होती है। एक सवाल ये भी था कि क्या करेक्शन करने की फॉर्म देनी की नहीं, करेक्शन करने की कोई फी नहीं देनी पड़ती है। अभी तक तो यही नियम है। आने वाले समय में हो सकता है आफ्टर 15 अगस्त कोई नया नियम आ जाए तो उस पर बात करेंगे। अभी तक तो करेक्शन का कोई फीस नहीं है, ठीक है। केंद्रीय विश्वविद्यालय में, राज्य का मैं गारंटी नहीं दे सकता हूं। अगला सवाल क्या है, यह है सीसीएस यूनिवर्सिटी का। सीसीएस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद देखिए, कई बच्चों को लगता है, अपने आप को बड़ा होशियार समझते हैं, है ना, या फिर कहते हैं चाणक्य के वंशज समझते हैं। चाणक्य तो महान था, ग्रेट था, विष्णुगुप्त चाणक्य टोटली, ठीक है। कि इनका सवाल ये है, और ये 3 सवाल आए हैं, मैं एक ही में इंक्लूड कर रहा हूँ, कि किसी बच्चे ने एडमिशन मान लीजिए सीसीएस यूनिवर्सिटी में ले लिया, किसी ने जेएनयू में ले लिया, किसी ने बीएचयू में ले लिया, ठीक है, एग्जाम्पल के यूनिवर्सिटी का नाम लिया है। उसके बाद उस बच्चे को लगता है कि आफ्टर 1 महीने 2 महीने के बाद उसका एडमिशन किसी और यूनिवर्सिटी में भी हो सकता है, या मान लीजिए हो गया है ना। किसी ने एडमिशन कहीं ले लिया पीएचडी में, 1-2 महीने की फीस जमा कर दी, सारा हो गया। अब उनको लगता है कि उनका एडमिशन कहीं और हो जाएगा या हो गया है 2-3 महीने के बाद में। अब उनको क्या पहले वाला एडमिशन कैंसिल करवाना चाहिए या नहीं, और अगर करवाना चाहिए तो क्या प्रोसेस है, ये बता चुका हूँ पहले। लेकिन मैंने कहा ना कि अपने आप को ज़्यादा चाणक्य और चतुर मत समझिए। चाणक्य और चतुर के बीच में भी कुछ चीज़ होती हैं, उसको बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, फिलॉसफी का शब्द है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखिए, अगर कहीं एडमिशन हो चुका है और आप लोग कैंसिल करवाना चाहते हैं तो सोचिएगा 3 सवालों को लेकर कि आपने एडमिशन वहां लिया क्यों था पहली चीज। दूसरा, आप एडमिशन कैंसिल क्यों करवा रहे हैं, और तीसरी चीज, आप एडमिशन करवा के जिस यूनिवर्सिटी में नई में जा रहे हैं वहां क्यों जा रहे हैं। ये तीनों सवालों के जवाब अपने आप को दीजिएगा। उन सवालों के जवाब से संतुष्ट हो तभी एडमिशन कैंसिल करवाना है, नहीं करवाना है ये आप पर छोड़ देता हूं मैं। कोई संस्थान, यूट्यूब इसकी जिम्मेदारी या जवाब आपको नहीं दे सकता है, ये स्वयं सोचिए। क्योंकि आप एडमिशन करवाएंगे ना, आप उस एक सीट को नष्ट कर रहे हैं, और साथ साथ जिस सीट पर आपका एडमिशन हुआ है, याद रखिएगा, उस सीट पे किसी और का एडमिशन भी हो सकता था जो आपसे आधा नंबर, 1 नंबर या पॉइंट कुछ % से पीछे रह गया, उसका एडमिशन नहीं हो पाया। और आप अपनी बुद्धिमत्ता के, विवेक के, आवेग के कारण अगर उस सीट को छोड़ते हैं तो उस बच्चे का सोचेगा जिसका एडमिशन नहीं हुआ है 0.5 या आधे नंबर के कारण। और दूसरी चीज़, अगर आप सीट को खाली छोड़ते हैं या कैंसिल करवाते हैं, वो सीट अगले 1 से 2 साल के लिए खाली जाती है। मालूम है ना पीएचडी का आपको, एनुअल नहीं है। अगर आप पीएचडी की सीट पर एडमिशन कैंसिल करवाते हैं तो अगले 1 से 2 साल तक वो सीट खाली रहती है, ये यूजीसी का नियम है। तो ये भी सोचिएगा। और जहां आप जा रहे हैं एडमिशन लेने के लिए सेकंड यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ किस लिए जा रहे हैं, सुविधाओं के लिए। आपके दोस्त यार पढ़ते हैं, काम अच्छा करेंगे। अरे काम अच्छे करने वाले तो कम संसाधनों में, कम सुविधाओं में और कम से कम माहौल में भी कर लेते हैं। नहीं पढ़ा है तो कलाम साहब की जीवनी को पढ़िएगा। एक साइकिल के स्टैंड पर रहकर मिसाइल को लेकर गए थे परीक्षण करने के लिए। ज़्यादा प्रवचन नहीं देंगे आपको, क्योंकि आप युवा से कुछ और हो चुके हैं, ऐसा हमको भी लगता है। चलिए अगला सवाल क्या है, पीएचडी का एंट्रेंस कब होगा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का। ऐसा लगता है ये विश्वविद्यालय अभी भी अमृत काल में है और सबको अमृत पिलाकर ही मानेगा, सबको अमृत पिलाकर ही। में लास्ट टाइम कोई नोटिफिकेशन आया था पीएचडी के एंट्रेंस को लेकर, जो कि मार्च के महीने में आया था, और उसमें बताया गया था कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में कभी भी प्रवेश परीक्षा हो जाएंगी 21 और 22 के सेशन की पीएचडी के एंट्रेंस की। लेकिन उसके बाद कोई अपडेट नहीं आया है। अब वही मैं कह रहा हूं ना कि इतना अमृत पी चुका है, इतना अमृत पी चुका है कि इसको लगता है कि ये विश्वविद्यालय तो नीलकंठ हो गया है। प्रवेश परीक्षा पीएचडी की कराने के अलावा सब काम कर रहा है। सरकारी, अर्ध सरकारी, धार्मिक सभी छुट्टियां दे रहा है। दीक्षांत समारोह करवा रहा है, टीचर्स के इंटरव्यू करवा रहा है, यूजी पीजी का एडमिशन करवा रहा है, बड़े बड़े दीक्षांत समारोह में कई कई गतिविधियां करवा रहा है, मिनिस्टर को बुलवा रहा है। लेकिन शायद भूल चुका है कि बच्चों की पीएचडी की प्रवेश परीक्षाएं भी कुछ होती हैं। तो इसीलिए इसका जवाब तो नहीं है बेटा हमारे पास। ठीक है, मेरी बात किसी को अटपटी लगी हो, लगने दो, क्योंकि जिन बच्चों का नुकसान हो रहा है उनकी दर्द को मैं बयां करने की कोशिश कर रहा हूं, उनकी ये जिज्ञासा, क्योंकि ये जिज्ञासा उन बच्चों की भी नहीं है, उनके माता पिता की है, उनके दोस्तों की, रिश्तेदारों की। क्या आपने बेटा फॉर्म भरा था, आपकी फीस जमा हुई थी 1000-1500 रुपये, उसका हुआ क्या एंट्रेंस का। अब बच्चे की मान लीजिए एलिजिबिलिटी खत्म हो गई, डेट क्वालिफाई, क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का नियम है ना 35 वाला, वो यहाँ पर लागू है। अगर आपकी उम्र 35 साल से ज़्यादा तो हो सकता है आपको छात्रवृत्ति या छात्रावास ना मिले, ऐसा पॉलिसी कहती है।
अभी एंट्रेंस को लेकर कोई अपडेट नहीं आया है, अभी केवल डीआरसी बीआरएस की इंटरव्यू के नोटिस आ रहे हैं बेटा, अभी एंट्रेंस को लेकर कोई अपडेट नहीं आ रहा है। तो मैं क्या आपसे बोलूँ, ड्यू पीएचडी का एप्लीकेशन फॉर्म डेट एक्सटेंड होगी। हाँ, ड्यू के पीएचडी के एप्लीकेशन की डेट एक्सटेंड नहीं होगी। जिन बच्चों का नेट जेआरएफ क्वालिफाई नहीं है वो बच्चे फॉर्म भर सकते हैं 9 सितंबर तक, जो एनटीए पीएचडी का फॉर्म आया है वो। लेकिन 8 अगस्त लास्ट डेट थी नेट जेआरएफ के बेस पर जिन बच्चों को फॉर्म भरना था ड्यू का, इसके बाद कोई डेट एक्सटेंड नहीं हुई है। ठीक है, एक सवाल और है कि सीसीएस को लेकर है कि पीएचडी गाइडलाइंस के अनुसार 40 नंबर लाने वाले को एंट्रेंस में बुलाया जाना था इंटरव्यू के लिए और 60 वाले को नेट जेआरएफ के बेस पर, लेकिन ऐसा कोई नियम फॉलो नहीं किया गया है। ऐसा पॉसिबल है क्या? ओनली फॉर जेआरएफ को एलिजिबल, ये सीसीएस को लेकर सवाल है। और सवाल इसमें और है कि 10 सीटें थी, लगभग 25 सीटें थी उसके अंदर, लेकिन एडमिशन 18 बच्चों का हुआ। जी हाँ, ये फॉल्ट है और ये फॉल्ट हैदराबाद से प्रारंभ हुआ, बीएचयू से प्रारंभ हुआ है 19 से 18 से। सीटें कम हैं, एडमिशन उससे कम बच्चों को दिया जा रहा है। और दिल्ली विश्वविद्यालय का हिंदी डिपार्टमेंट तो गजब है भैया, दिल्ली डिपार्टमेंट का हिंदी डिपार्टमेंट बुद्धिस्ट फिलॉसफी पॉलिटिकल का गजब है। जितनी सीटें हैं उससे कुछ परसेंट बच्चों को ज़्यादा ही एडमिशन देता है और कहता है तर्क के रूप में जब आरटीआई फाइल करो तो कि ये विश्वविद्यालय ने डिपार्टमेंट को अधिकार दिया है सीटों को कम ज़्यादा कर सकता है। लेकिन किस आधार पर कर सकता है ये आधार भी तो बताए। आपके पास नए टीचर की ज्वाइनिंग हुई है या कोई पिछला सबमिशन हो चुका है, कुछ तो आधार बताए। क्योंकि कम पे एडमिशन देना, ज़्यादा पे देना, बच्चे योग्य हैं एंट्रेंस क्वालिफाई करने का इंटरव्यू आप उनको नहीं बुलाते हैं, तो इसका रीज़न तो कुछ दीजिए, कुछ गाइडलाइंस तो बनाइए, नोटिफिकेशन तो निकालिए वेबसाइट्स पर कि बच्चे रिजेक्ट होने पर अपने रिजेक्शन के कारण को स्वीकार कर सकें। माननीय यूजीसी से कोई व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है तो इस सवाल की गंभीरता को समझिए जो बच्चे मेरे माध्यम से आप सभी से पूछ रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल चलते हैं। एडमिट कार्ड कब तक आएगा ड्यू के एंट्रेंस एग्जामिनेशन का? ड्यू के एंट्रेंस एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड सितंबर के महीने की सेकंड वीक में कभी भी आ जाएगा, क्योंकि सितंबर तक फॉर्म भरे जाने हैं, सितंबर के बाद ही एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड से पहले फॉर्म में करेक्शन का ऑप्शन भी आएगा, इसका भी ख्याल रखिएगा। और एक सवाल आया है कि हाँ, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी का पीएचडी का न्यू फॉर्म कब तक आएगा? न्यू फॉर्म लगभग अक्टूबर से नवंबर के बीच में आएगा, क्योंकि पुराने सेशन का फॉर्म बड़ा ही लेट खत्म हुआ है, उसका इंटरव्यू एंट्रेंस का रिजल्ट वगैरह अभी पिछले ही महीने आया है, तो भी सेशन लेट है। अक्टूबर नवंबर में उसका नया फॉर्म आएगा, बता देंगे। और इसी के साथ साथ है कि महात्मा गांधी मोतिहारी विश्वविद्यालय जो है ना, जो चंपारण में है, महात्मा गांधी के मोतिहारी, इसका पीएचडी का फॉर्म कब तक आएगा? इसके विषय में भी कोई अता पता नहीं है। इसका हाल सेम काशी विद्यापीठ की तरह है, अमृतकाल में यूनिवर्सिटी चल रही है। एक सरकार और सत्ता का तमाशा करने में इसको मजा आता है, क्योंकि प्रेमचंद ने कहा था ना कि जो विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के रूप में एक जिज्ञासा पैदा नहीं कर सकते विद्यार्थी के मन में, तो विद्यार्थी और विद्यालय का कोई लाभ नहीं मिलता है। तो कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं, उसमें से ये भी विश्वविद्यालय, और महात्मा गांधी के नाम से इत्तेफाक से, और महात्मा गांधी को बड़ा स्नेह था प्रेमचंद से, है ना। आत्मकथा पढ़िएगा प्रेमचंद, महात्मा गांधी की पार्ट 2, बापू का था उसका नाम, ठीक है, मराठी हिंदी में है। अगला सवाल, ये लास्ट सवाल है कि भैया इसका मतलब विदाउट नेट वालों को फॉर्म फिल नहीं करना है। देखिए ये सवाल थोड़ा 3 भाग में है, मैं बता देता हूँ। इन्होंने ड्यू का पीएचडी का फॉर्म भरा है, इनका नेट क्वालिफाई है, और अब कह रही हैं ये कि मैं क्या जो फॉर्म आया है एनटीए वाला उसको भी भर सकती हूँ अगर मैं नेट ना लगाऊं अपना। और तीसरा, अगर मैं दोनों फॉर्म भरती हूँ मुझे इंटरव्यू के लिए किस बेस पर बुलाया जाएगा। देखिए, अगर आपका नेट क्वालिफाई है और आपने पहले फॉर्म भरा है तो इस फॉर्म को मत भरिए, अपना समय अपना पैसा खराब मत करिए और एक कैंडिडेट की सीट्स को बर्बाद मत करिए। 3 चीज़ें पहले सवाल के उत्तर में। दूसरी चीज़, अगर आपको ये लगता है कि एनटीए पीएचडी का फॉर्म भरती हैं, आप अपना नेट क्वालिफाई नहीं लगाएंगी, अगर मान लीजिए आपका एडमिशन हो गया, आपने एंट्रेंस क्वालिफाई करा, आपका इंटरव्यू क्वालिफाई करा, मैथ के थ्रू आपका नाम आ गया, फिर जब आपको छात्रवृत्ति लेने की बात आएगी ना, तब आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। क्योंकि ड्यू में, और ये हिंदी डिपार्टमेंट के लिए ये सवाल, ये ड्यू में एक नियम है हिंदी डिपार्टमेंट में खासकर कि 18 या 22% बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है, और ये तय डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी करता है नॉर्थ और साउथ कैंपस मिला के। तो उसमें ये नियम नहीं है कि आपका नेट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, किस बेस पर करता है, तब आपको वहाँ समस्या आ जाएगी। हो सकता है आप विदाउट छात्रवृत्ति पीएचडी को छोड़ दें, ठीक है। तो अगर एक फॉर्म भर चुका है उस पर अच्छे से मेहनत करिए, आपको एंट्रेंस से मुक्ति दी गई है नेट होने के बावजूद, अपने सिनॉप्सिस को अच्छे से बनाइए, उसका प्रेजेंटेशन अच्छे से करिए, इसका ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो लगभग
20 मिनट का सोचा था वीडियो बनेगा, लेकिन आधे घंटे का वीडियो हो गया है, तो मुझे माफ़ करिएगा 10 मिनट के लिए आपका समय बर्बाद करने के लिए। हो सकता है मेरा फ़ोन हैंग हो चुका हो, और अगर फ़ोन हैंग हो गया है, वीडियो नहीं चलेगा, तो इस वीडियो को मैं दोबारा से शूट करूँगा, इन सवालों के जवाब आपको दोबारा से दूंगा। और अगर वीडियो चला गया है अच्छा खासा 10-12 लोग देख लेंगे तो अच्छी बात है। आपकी भी कोई सवाल है, कोई उलझन है, कोई समस्या है, कोई चुल है, कोई कीड़ा है, या कोई विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेंस को लेकर, क्योंकि अब भविष्य में आपको थोड़ा सा अटपटे वीडियो मिलने वाले हैं जिनका संबंध एडमिशन से लेकर नहीं होगा। अब सवाल उठेंगे पढ़ाई को लेकर, विश्वविद्यालय को लेकर, मैनेजमेंट को लेकर, एकेडमिक्स को लेकर, क्योंकि बहुत से वीडियो हैं यूट्यूब पर, लाखों चैनल हैं पीएचडी को लेकर बताने वाले हैं। अब संस्थानों के अंदर क्या होता है उस पर बोलना ज़रूरी है। सब काम क्या मीडिया वाले करेंगे, हम यूट्यूबर क्या झक मारेंगे बैठ के, या पैसा कमाएंगे केवल? तभी यूट्यूब पर उन सभी यूट्यूबर्स का काम है जो विश्वविद्यालय को लेकर वीडियोस बनाते हैं, जानकारी देता है विश्वविद्यालयों के अंदर क्या होता है, बच्चों को कैसे मानसिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रताड़नाओं से गुजरना पड़ता है, उसकी बात भी करनी पड़ेगी यूट्यूब पर। अब क्योंकि मीडिया तो बात नहीं करता है, मेन स्ट्रीम मीडिया, यूट्यूब से जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। खतरे तो सभी को उठाने पड़ेंगे, और अभिव्यक्ति के सभी दामन सभी को उठाने पड़ेंगे। मुक्तिबोध की लाइन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, इस पर टिप्पणी दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। और आज विभाजन की विभीषिका है, 14 अगस्त है, भारत से पाकिस्तान को अलग कर दिया गया था, उसकी आज पुण्यतिथि कह लीजिए, बरसी कह लीजिए, दुख का दिन है, उसको स्मरण कीजिएगा। और क्यों हुआ विभाजन, किसने किया, उसका लाभ हानि क्या हुआ, इसको सोचिएगा। और विभाजन के गुनहगार एक पुस्तक है सरदार पटेल की, पढ़ने का समय मिले तो पढ़िएगा, और सरदार पटेल की जीवनी को देखिएगा। और कल स्वतंत्रता दिवस है, राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता है ये, उसकी आपको शुभकामनाएं, लेकिन सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और सशक्तिकरण की आज़ादी लेना बाकी है। और ख़ासकर अभिव्यक्ति की आज़ादी तो बेहद ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा संकट में अभी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आर्टिकल 19 खतरे में है। जय हिंद, जय भारत, सलाम।